जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी के। पेपर का नाम है आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य। एग्जाम कब होगा सर? 13 मई 2026 को आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो इस क्लास में क्या है, पिछले 3 वर्षों के क्वेश्चन पेपर आपको एक साथ मिलेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं, अभी थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, फोर्थ फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे। आप जितने भी साल पढ़ने वाले हैं, बीए सेमेस्टर वाला आपको हर साल आपके विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराएगा। पर्सनली दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का बीए सेमेस्टर वाला बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराता है। तो ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चले इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की जो समय सीमा है वो क्या है? वो है संवत 1050 से 1375। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का। अब इसको लेकर के कई सारे की पॉइंट है, आपको याद कर लेने हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चले अब आपको मैं की पॉइंट दिखाता हूँ। ये आपका की पॉइंट रहेगा, है ना। की पॉइंट को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन में था आपके कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या है, तो 1050 से लेकर के 1375 तक। ठीक है ना। अब यहाँ की पॉइंट देख लेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीरगाथा काल नाम दिया है, या इसी को जो की पॉइंट है इसको डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछता है आदिकाल को, है ना। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था, या फिर आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी है, अभी आगे आएगा, है ना। चले, और इसमें आपको आगे देख लेना है, उन्होंने आदिकाल का समय विक्रम संवत 1050 से 1375 यानी 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक माना है। ठीक है, उन्होंने इस काल का आरंभ राजा भोज के समय से और अंतिम सीमा हमीर देव के समय के कुछ बाद तक मानी है। आपके एग्जाम में पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का जो आरंभ माना है वो किससे माना है, तो राजा भोज के समय से माना है शुरुआत में, और जो अंतिम है वो सीमा हमीर देव के, ठीक है ना, जो अंतिम सीमा है वो हमीर देव के समय से मानी है, याद रखिएगा। ठीक है, जो आपके विकल्पों में था उसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए 1375 से 1700 को भक्ति काल कहा जाता है, इसे पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है 1375 से 1700 ईस्वी को क्या कहा जाता है, या फिर संवत को क्या कहा जाता है, तो इसे भक्ति काल कहा जाता है या पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। जो संवत 1700 से 1900 तक है इसे रीतिकाल कहा जाता है, या फिर इसे उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। जो आपका संवत 1900 से लेकर के 1984 है इसे गधकाल या फिर आधुनिक काल कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब चले हम लोग क्वेश्चन पेपर देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसमें सेकंड क्वेश्चन यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पूछा गया भाषा काव्य संग्रह के लेखक हैं। भाषा काव्य संग्रह के लेखक हैं महेश दत्त शुक्ल। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछता है, पूछेगा कि भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था और कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ था। लेखक आपको पता चल गया, भाषा काव्य संग्रह के लेखक महेश दत्त शुक्ल हैं। इसका प्रकाशन हुआ था लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से। कब हुआ था? 1973 में। ठीक है, 1973 लखनऊ से भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन होता है, महेश दत्त शुक्ल ने किया था, है ना। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि गियर्सन ने आदिकाल को कहा है। जो जॉर्ज गियर्सन है इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है? चारण काल, बीजवपन काल, प्रारंभिक काल या आरंभिक काल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। जॉर्ज गियर्सन ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी है या फिर चारण काल का नाम दिया है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। ठीक है, अब इसको लेकर के कई सारे की पॉइंट हैं जो आपको पढ़ लेने चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको की पॉइंट बताते हैं। ये आपका की पॉइंट रहेगा, देख लेंगे। जैसा कि क्वेश्चन में था, गियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा? गियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है, याद रखेंगे। जॉर्ज गियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में प्रकाशित हुई, इसी में आदिकाल को चारण काल का नाम दिया गया है। अब आपके एग्जाम में पूछता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज गियर्सन है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ था? 1888 में। ठीक है, अच्छा, गियर्सन ने आदिकाल को चारण काल किस किताब में कहा है?
तो इन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी है। ठीक है। अन्य नामकरण जैसे मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है, आदिकाल को क्या कहा, सिद्ध सामंत काल कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी आपके एग्जाम में आगे आएगा और ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा गया है, आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मिस्र बंधु ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसको लेकर के कई सारे क्वेश्चन है, जैसे राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गजानंद माधव मुक्तिबोध, इन लोगों ने आदिकाल को क्या कहा है। ठीक है ना, और भी आपके जो इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपका राइट हो गया ना, ये आपको याद रखना है, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा था? मिस्र बंधु ने कहा था। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलें, यहाँ आपके की पॉइंट दिए गए हैं, ये आपका 100% एग्जाम में आने ही वाला है, तो ध्यान रखिएगा और इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ आदिकाल के प्रमुख नामकरण दिए गए हैं, जैसे आपके पूछेगा एग्जाम में कि आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा था? मिस्र बंधु ने कहा था। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा किसने दी? राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा। देखिए क्वेश्चन सेम रहेगा लेकिन पूछने का तरीका उसमें अलग हो सकता है। ठीक है, बाकी आपको याद रखना है संधि काल एवं चारण काल। आदिकाल को संधि काल किसने कहा? आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो किसने कहा था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आदिकाल को बीजवपन काल की संज्ञा किसने दी, या फिर आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है ना, आदिकाल तो ध्यान रखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं, ठीक है, ये आदिकाल इन्हीं के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, चारण काल कौन का है? आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी है? जॉर्ज गियर्सन ने दी है। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, याद कर लीजिएगा सभी को। चलिए अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, आदिकाल को बाल्यावस्था काल कहा है। आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा है? मिस्र बंधु, मोहन अवस्थी, रमाशंकर शुक्ल रसाल या फिर वासुदेव सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को बाल्यावस्था काल कहा है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 5वें का। ठीक है, अब इसमें जो मिस्र बंधु हैं इन्होंने क्या कहा था? आरंभिक काल, अभी जैसे ऊपर मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है ना, इसमें ये एक नया है, मोहन अवस्थी ने आदिकाल को क्या कहा था? आधार काल कहा था। ठीक है ना, आधार काल याद रखिएगा। ठीक है ना, आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा था? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। मिस्र बंधु ने क्या कहा था? आरंभिक काल, आरंभिक काल कहा था मिस्र बंधु ने आदिकाल को। अब आदिकाल को आधार काल किसने कहा था? मोहन अवस्थी ने कहा था। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 आपसे क्या पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? तो सिद्ध सामंत काल कहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, आदिकाल के प्रथम कवि हैं। आदिकाल के प्रथम कवि सरहपाद हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछा गया है, देखिए, बरतस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए छंद है, ये किसका छंद है? तो यह बिहारी जी का छंद है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चले क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है, तुलसी की रचना नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास की कौन सी इसमें से रचना नहीं है? तो देखें, हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। भैरवे रामायण गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। दोहावली, रत्नावली, कवितावली, ये सारी तुलसीदास की रचनाएं हैं। भैरवे नायिका भेद, ये रहीम की रचना है। किसकी रचना है? रहीम की रचना है ना। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, गोरखबानी के संपादक हैं। गोरखबानी के संपादक पीताम्बर दत्त बड़तवाल हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का।
क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछा गया है, देखें गोरखनाथ की रचनाओं में वर्णन है। गोरखनाथ की रचनाओं में किसका वर्णन है, कुंडलिनी जागरण एवं शून्य समाधि का वर्णन है, गुरु महिमा का वर्णन है, वैराग्य का वर्णन है, इन सभी का तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा गया है, जोई जोई पिंडे सोई ब्राह्मणे पक्ति है, किसकी पक्ति है इनमें से, तो ये पक्ति है आपकी गोरखनाथ की, ठीक है ना। पिंडे पिंडे जोई जोई पिंडे सोई ब्राह्मणे, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा गया है, गोरखनाथ अपने युग के बड़े नेता थे, कथन है। गोरखनाथ अपने युग के बड़े नेता थे, ये स्टेटमेंट दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 आपसे पूछा गया है, हबकी न बोलीबा ठबकी न चलीबा धीरे धरीबा पाँव पक्ति है, ये पक्तियाँ किसकी हैं, गोरखनाथ जी की पक्तियाँ हैं, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, आप लोग किताब पढ़े ही होंगे। अगला है देखें, खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। खड़ी बोली का पहला कवि किसे माना जाता है, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है, अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं। अमीर खुसरो आदिकाल के कवि हैं, ठीक है ना। अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं, आदिकाल, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है, गोरी सोवे सेज पे, गोरी का अर्थ है गोरी सोवे सेज पर, ठीक है ना। इसमें गोरी का अर्थ क्या है, ठीक है, गोरी का अर्थ है आपके आत्मा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है अबुल हसन, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 21 आपसे पूछा गया है, कबीर ग्रंथावली के संपादक हैं। कबीर ग्रंथावली के संपादक हैं श्याम सुंदर दास, ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संत काव्यधारा का प्रथम कवि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संत काव्यधारा के जो प्रथम कवि हैं उनका नाम है कबीर दास। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 पूछा गया है, कबीर किस काव्यधारा के कवि हैं। जो कबीर दास जी हैं ये किस काव्यधारा के कवि हैं, तो यह आपकी ज्ञान काव्यधारा के कवि हैं, ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है, देखें सतगुरु समान को सगा में, समान का अर्थ है ना, ये आपका पक्ति है सतगुरु समान को सगा, तो इसमें जो समान है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है समान। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 25 आपसे पूछा गया है, कबीर साहित्य के आलोचक हैं। ठीक है, कबीर साहित्य के आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, श्याम सुंदर दास जी भी हैं और पुरुषोत्तम अग्रवाल भी हैं, ये सभी, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 26 आपसे पूछा गया है, कबीर की भाषा में किन बोलियों के शब्द हैं। जो कबीर दास जी की भाषा है ना, इनकी बोलियों में, ठीक है, इनकी बोलियों में कौन सा शब्द है, राजस्थानी शब्द है। ठीक है, राजस्थानी बोलियों के शब्द हैं, पंजाबी बोलियों के शब्द हैं और खड़ी बोलियों के भी शब्द मिलते हैं, तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। प्रश्न नंबर 27 आपसे पूछा गया है, देखें अथक कहानी प्रेम की पुस्तक के लेखक हैं। अथक कहानी प्रेम की पुस्तक को किसने लिखा है, पुरुषोत्तम अग्रवाल ने लिखा है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है, रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकालीन कवि कौन से हैं, कवि बिहारी है ना, देव और पद्माकर, ये तीनों आपके रीतिकालीन कवि हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 29 पूछा है, पद्मावत में कुल खंड हैं। पद्मावत में कुल कितने खंड हैं, 33 खंड हैं। पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30, पद्मावत की कथा का आधार है। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के जौहर की कथा का आधार है, लोक प्रचलित कहानी का आधार है और सुग्गा की कथा के, इन सभी का आधार है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 31 आपसे पूछा गया है, भ्रमर गीत सार के संपादक हैं। भ्रमर गीत सार का संपादन किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
प्रश्न नंबर 32 आपसे पूछा गया है, जायसी आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक हैं। जायसी आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक विजय देव नारायण शाही हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है, तुलसीदास की रचना है। गोस्वामी तुलसीदास की रचना रामचरितमानस है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 34 आपसे पूछा गया है, देखें, कवने अवसर का भयहूँ गयहूँ नारी विश्वास में विश्वास की बात कही गई है। विश्वास की बात किसके लिए कही गई है? नारी की विश्वास की बात कही गई है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 35 पूछा गया है, भूप मनोरथ सुभग बसु सुख सुबहिहंग समाजु। इसमें सुभग का अर्थ है, इसमें सुभग का अर्थ क्या है? सुंदर। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 36 आपसे पूछा गया है, गोस्वामी तुलसीदास का बचपन का नाम है। तुलसीदास जी के बचपन का नाम है राम बोला। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 37 नंबर पूछा गया है, मेरी भव बाधा हरों में। भव बाधा का अर्थ है, मेरी भव बाधा हरों में भव बाधा का अर्थ है सांसारिक दुख। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 38 नंबर पूछा गया है, सूरदास प्रभु गुणहि छाणिके को निर्गुण निर्वय में भावार्थ है। किसका भावार्थ है? तो गुण को छोड़कर निर्गुण का निर्वाह कौन करेगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का, है ना। चले, क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है आपसे, देखें, पूछा गया है, जोग ठगौरी ब्रज के बिकाए में ठगौरी का अर्थ है। इसमें ठगौरी का अर्थ है ठगाई से भरा सौदा। ये ऑप्शन आपका राइट है। चले, अगला क्वेश्चन है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल उपर्युक्त पंक्ति दर्शाया गया है। किसके लिए? तो राजा को भंवरे के समान दर्शाया गया है और कली को रानी के समान दर्शाया गया है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ए और सी दोनों करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 41 आपसे पूछा गया है, धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उधारे राय में राय शब्द आया है। किसके लिए आया है राय शब्द? दशरथ के लिए आया है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 42 पूछा गया है, सतसैया के दोहरा ज्यों नामक के तीर देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। ये पूरी पंक्तियाँ हैं और इस काव्य पंक्ति में जो नावक है, नावक का अर्थ है, यहाँ पर नावक का अर्थ होगा तीर बनाने वाला या फिर तीर चलाने वाला। यहाँ पर लिखा होता तो सबसे बेस्ट आंसर होता, है ना। फिर भी कोई बात नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, जो सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। बहुत ही अच्छी ये पंक्तियाँ हैं। ठीक है, चलिए, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है ना। चले, अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर है। बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का घर है। उपयुक्त कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। प्रश्न नंबर 44 आपसे पूछा गया है, बहुज्ञता विशेषण का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? कवि बिहारी के लिए बहुज्ञता विशेषण का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे पूछा गया है, देखें, रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना पुस्तक के लेखक हैं कौन? तो बच्चन सिंह। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 46 आपसे पूछा गया है, देखें, लोग हैं लागी कवित्व बनावत मोहितो मोरो कवित्व बनावत। उपयुक्त काव्य पंक्ति हैं, ये काव्य पंक्तियाँ घनानंद की हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न 47 नंबर पूछा गया है, रीति मुक्त कवियों के बारे में निम्नलिखित कथन असत्य हैं। कौन से कथन असत्य हैं? तो इनमें से उनका काव्य लोक रुचि पर आधारित है, ये कथन आपका असत्य है। बाकी दरबारी कवि थे, सही है। वियोग श्रृंगार की प्राथमिकता थी, ये भी करेक्ट है। और दार्शनिक विचारधारा से मुक्त थे, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 48 है कि घनानंद की रचना नहीं है। घनानंद की रचना कौन सी नहीं है? देखें, पदवली, प्रीति पावस और यमुना यस, ये तीनों घनानंद की रचना है। इश्कनामा, ये रचना किसकी है? ये रचना है आपकी बोधा की। ठीक है ना, इश्कनामा बोधा की रचना है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ये घनानंद की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
प्रश्न नंबर 49 है, देखें घनानंद की रचना में दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है? उपालंब की भावना, प्रकृति चित्रण, विरह वर्णन, ये सभी। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चले नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 50 है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में आपके 7 कांड हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अब पूछता है रामचरितमानस में सबसे बड़ा कांड कौन सा है, सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो आपको जब 7 कांडों के नाम याद रहेगा तभी आपको पता होगा। पहला कांड है बाल कांड, ठीक है ना। बाल कांड आपका रामचरितमानस का बाल कांड आपका सबसे पहला आपका कांड है, ठीक है। बाल कांड को ही सबसे बड़ा कांड कहा जाता है रामचरितमानस का। रामचरितमानस में 7 कांड है और इसमें बाल कांड सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा वाला आपका चौथा है, कौन सा? किष्किंधा कांड, ठीक है ना। किष्किंधा कांड सबसे छोटा है और बाल कांड सबसे बड़ा है। और 7 कांडों के नाम कौन कौन से हैं? पहला बाल कांड है, दूसरा अयोध्या कांड है, तीसरा अरण्य कांड है, चौथा किष्किंधा कांड है यानी जो सबसे छोटा है, और पांचवा है सुंदरकांड, छठवां है आपका लंका कांड यानी युद्ध कांड कहा जाता है, और अंतिम है आपका 7वां उत्तरकांड, ठीक है ना। अब चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें 2025 वाला पेपर देख लेंगे, फिर उसके बाद 2024 वाला पेपर हम लोग कवर करेंगे। 2024 का क्वेश्चन पेपर 2025 का क्वेश्चन पेपर पहले देने से मैं बता दूं, आपका जो सिलेबस है मैंने कंप्लीट करा दिया है। कौन कौन सी क्लास आपको पढ़ लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दिए हैं। देखिए आपको ये वाला क्लास पढ़ लेना है, ठीक है। यूनिट 1 क्लास 1। देखिए 3 वर्षों में यूनिट 1 में पूछे गए जो प्रश्न हैं ये आपका यूनिट 1 क्लास 1 में मैंने इंक्लूड किया है। और यहाँ पर आपका ये वाला क्लास ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक है ना। ये वाला क्लास आपको पढ़ लेना है। और तीसरा ये वाला क्लास पिछले 3 वर्षों में पूछे गए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है, इन दोनों तीनों क्लासों में आपके इंक्लूड हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और कौन कौन सी, ये सारे क्लास आपको स्किप कर देने हैं, ये आप में नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। कार्यालय, हिंदी और कंप्यूटर आपको नहीं पढ़ाया जाता है। और इसमें देखें ये 2 क्लास आप लोगों को ज़रूर पढ़ लेना है, उसी में है, प्लेलिस्ट में है, बाकी नीचे, ठीक है ना। ये 2 क्लास ध्यान से देख लेंगे और इसे ज़रूर पढ़ लेंगे जा कर के। इसमें देखें 100 एमसीक्यू में से 2 वर्षों का टॉप 100 एमसीक्यू जो पूछे गए हैं इसमें इंक्लूड है आपका। और पिछले 3 वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें आपका इंक्लूड है, ठीक है। चले ये 5 क्लास आपको ज़रूर देख लेना है, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। बाकी इसमें से जो क्वेश्चन पेपर है इसे कवर नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आप अभी वर्तमान समय में देख रहे हैं, ठीक है। चलिए ये आपका 2024-25 शास्त्र का क्वेश्चन पेपर रहेगा। जिन बच्चों ने कवर किया है वो कवर नहीं करेंगे, स्किप करके इसी में आगे बढ़ जाएंगे, 2024 वाला क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। बाकी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि देखेंगे तो आपका ये रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? विद्यापति। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर पूछा गया है, केशव दास के काव्य में छंदों की विविधता का वर्णन है। तो रामचंद्रिका में, ठीक है ना। केशव दास के काव्यों में छंदों की विविधता का वर्णन है। किस काव्य के छंदों में विविधता का वर्णन है? रामचंद्रिका में। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है, मीराबाई की भक्ति साधना थी, कैसी थी? माधुर्य भक्ति थी। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा? जो कबीरदास जी थे इनको वाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा था? तो आचार्य, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। प्रयुक्त जो प्रस्तुत पंक्ति है ये पंक्तियाँ किसकी हैं? किताब पढ़ें आप लोग, चिंता की कोई बात नहीं। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, मीराबाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक मुक्तक काव्य है? बिहारी सतसई, या फिर रस रहस्य, या फिर भाषा भूषण। मुक्तक काव्य कौन सा है? मुक्तक काव्य है आपका बिहारी सतसई। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछा गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखें रीतिबद्ध कवि देव हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं, कवि बिहारी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। रीति मुक्त कवि भूषण है, ये आपका गलत है, ठीक है। जो कवि भूषण है ये वीर रस के कवि हैं, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। पहला दूसरा और तीसरा आपका इसमें करेक्ट है केवल, ठीक है। सॉरी, पहला दूसरा और चौथा आपका करेक्ट है। पहला दूसरा और चौथा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, शिवा को बखानों की बखौनी छत्रसाल को
पंक्ति किसकी है? ये पंक्तियाँ हैं किसकी? ये पंक्तियाँ कवि भूषण की हैं, महाकवि भूषण की। ए ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है, तुलसीदास जी द्वारा जो रामचरितमानस लिखा गया है इसमें 7 खंड है, ठीक है। 7 खंड है तो उसका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले मैंने बताया बालकांड है, ठीक है। उसके बाद अयोध्याकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, ये आपका बिल्कुल सही क्रम है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला क्वेश्चन देखें, प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा गया है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भाई चौदेस। प्रस्तुत दोहा के रचनाकार हैं, कौन है? अमीर खुसरो। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा गया है, हसीबा खेलिबा धरिया ध्यान अनिसी, ठीक है, अनिसी कथिबा ब्रह्म ज्ञान। ये जो पंक्तियां हैं किसकी हैं? गोरखनाथ जी की हैं। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवस सरस सुवृति, जो सुवस है यहाँ जाके सुवर्ण कर लीजिएगा, भूषण बिनुन विरजाई कविता विनिता मित्र। उपरोक्त जो पंक्तियाँ हैं इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं केशव दास। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है। देखिए 13 नंबर प्रश्न है, काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। उपर्युक्त पंक्तियाँ, ठीक है ना, उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं, कौन है? तो रसखान है। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए प्रश्न नंबर 14 आपका क्या पूछा गया है? प्रश्न नंबर 14 है कि माधवाचार्य किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं? माधवाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15 आपसे पूछा गया है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं, कौन है? केशव दास जी हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत के रत्नसेन और पद्मावती को किसका प्रतीक माना है? तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं ये पद्मावत में जो रत्नसेन है इनको आत्मा मानते हैं और पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक मानते हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, पूछा गया आपसे, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर आंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे मोती उसके एक न गिरे। प्रसिद्ध पहेली किसकी है? ये पंक्तियां अमीर खुसरो की हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? इनका संबंध राम भक्ति शाखा से है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए प्रश्न नंबर 19 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो देखें कुंभन दास, कृष्णदास और क्षेत्र स्वामी, ये तीनों अष्टछाप के कवि हैं। ध्रुवदास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे, हरि जननी मैं बालक तोहरा प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास जी की है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, कथन किसका है? यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22 आपसे क्या पूछा गया है? देखें पूछा गया है, पुष्टि मार्ग का जहाज कहलाते हैं, पुष्टि मार्ग का जहाज कौन कहलाते हैं? बताइए। पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है सूरदास जी को, ठीक है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। प्रश्न नंबर 23 आपका देखें पूछा गया है, देसिल बाना सब जन मिठा, पंक्ति में देसिल बाना से तात्पर्य है, बोलचाल की अपभ्रंश से है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखें, पूछा गया है, नाथों की संख्या मानी जाती है, नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 आपसे पूछा गया है, लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। यह पंक्ति है, यह पंक्तियां घनानंद की हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, पूछा गया है, हे माँ बड़ी बड़ी अखियन वारो, सांवरो मो तन हेरत हंसिके, भाँ कमान बान बाँके लोचन, मारत हियरे कसिके। यह पंक्तियां हैं, यह पंक्तियां किसकी हैं? यह पंक्तियां मीराबाई जी की हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर आपका 26 का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, रसखान की रचना है, इनमें से कौन सी रसखान की रचना है? सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, ये दोनों रचनाएं रसखान जी की हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। प्रश्न नंबर 28 देखें,
पूछा क्या है, भ्रमर गीत में गोपियाँ तर्क वितर्क करती हैं, किससे? उद्धव से। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न 29 नंबर आपसे पूछा गया है, सूर के भ्रमर गीत की विशेषता नहीं है। जो सूरदास जी, इनके भ्रमर गीत की विशेषता कौन नहीं है? तो यशोदा का वात्सल्य। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। बाकी याद रखिएगा, भ्रमर गीत की विशेषताएं हैं गोपियों का वाक्चातुर्य, एकनिष्ठ प्रेम की व्यंजना और विरह की मार्मिकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30 है, पद्मावत की भाषा है। पद्मावत की भाषा कैसी है? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है और अवधी भाषा में लिखा गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, कबीर समकालीन थे। किसके समकालीन थे कबीरदास? सिकंदर लोधी के। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 32 है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 आपका देखें पूछा गया है, केशव दास आश्रय में रहते थे। किसके आश्रय में? इंद्रजीत सिंह के। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। अगला क्वेश्चन 34 नंबर पूछा गया है, भाषा प्रवीण कहा गया है। भाषा प्रवीण केशव दास को कहा गया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 35 आपका पूछा गया है, महाकवि भूषण का वास्तविक नाम था। महाकवि भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर पूछा गया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। यह पंक्ति हैं, यह पंक्तियां मीराबाई की हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? देखिए पूछा गया है, वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास जी को। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? रसखान की रचना नहीं है। इनमें से रसखान की रचना कौन सी नहीं है? देखिए प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रसखान, ये तीनों रचनाएं रसखान की हैं। केली माधुरी इनकी रचना नहीं है। डी ऑप्शन राइट है 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति की पदावली का प्रधान रस है। इसका प्रधान रस श्रृंगार रस है पदावली का। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर आपसे पूछा गया है, खालिक बारी के रचयिता थे। खालिक बारी के रचयिता अमीर खुसरो हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। प्रश्न नंबर 41 आपसे क्या पूछा गया है? देखें पूछा गया है, राबरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों जो निहारिये। यह पंक्ति हैं, यह पंक्तियां घनानंद की हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा गया है, तुलसीदास की भक्ति भावना है। तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव की है। डी ऑप्शन आपका राइट है 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे क्या पूछा गया है? देखें, गोरखनाथ की वाणियों का संकलन किया है। गोरखनाथ की वाणियों का संकलन पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने किया है। सी ऑप्शन राइट है 43 का। प्रश्न नंबर 44 आपसे क्या पूछा गया है, सूरदास की कौन सी रचना उपालंब में श्रेष्ठ है? सूरदास की भ्रमर गीत सार उपालंब में श्रेष्ठ है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। प्रश्न नंबर 45 है, पद्मावत की रचना हुई थी। पद्मावत की रचना 1540 में हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 46 आपसे पूछा गया है, पद्मावत में नायिका पद्मावती राजकुमारी हैं। तो यह सिंघल द्वीप की, ठीक है ना। पद्मावत में नायिका जो पद्मावती हैं राजकुमारी हैं, कहाँ की? सिंघल द्वीप की। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर पूछा गया है कि घनानंद की प्रेम व्यंजना की विशेषता है। कैसी विशेषता है? एक पक्षीय प्रेम है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। प्रश्न नंबर 48 आपसे देखिए पूछा गया है, बीजक संकलन में कबीर की रचना संकलित है। किस में संकलित है? धर्मदास ने। बीजक संकलन में कबीर की रचना संकलित की है। किसने संकलित की है? धर्मदास ने। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा गया है, बिहारी सतसई की रचना हुई है। यह किस काव्य में हुई है बताइए? प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, चरित्र काव्य या चंपू काव्य? बिहारी सतसई की रचना मुक्तक काव्य में हुई है। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, सूरदास की निम्नलिखित रचना को दृष्टकूट पदों का संग्रह कहा गया है। दृष्टकूट पदों का संग्रह सूरदास की किस रचना को कहा गया है? साहित्य लहरी को कहा गया है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। अब हम लोग 2024 का क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से अज्ञेय का काव्य संग्रह है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय का काव्य संग्रह कौन सा है?
हरी घास पर क्षण भर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें जो भूरी भूरी खाक धूल है, ये किसका काव्य संग्रह है? ये गजानन माधव मुक्तिबोध का है। किसका? ठीक है ना, गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध का ये काव्य संग्रह है। और पहला आपका है, ठीक है, हरी घास पर क्षण भर, किसका? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जानता है? महादेवी वर्मा को जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, इनमें से कौन सी रचना पंत की है? सुमित्रानंदन पंत। तो इसमें देखें, लोकायतन, युगवाणी और पल्लव, ये तीनों रचनाएं, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत की हैं। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का। प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि वीणा वादिनी वरदे, वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, काव्य पंक्ति के लेखक हैं। यह काव्य पंक्ति के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है वैदेही वनवास, वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। वैदेही वनवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न 6 नंबर पूछा गया है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, पंक्ति के रचनाकार हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न 7 नंबर आपसे पूछा गया है निज भाषा उन्नत हैं सब उन्नति के मूल, निज भाषा, ठीक है ना, बिन भाषा निज, निज भाषा ज्ञान के मिटा नहीं के सूल, कविता के लेखक हैं। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखें, पूछा गया है रोवहूँ सब मिली आवहूँ भारत आई, हा 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 भारत दुर्दशा न देखी जाई, पंक्ति के लेखक हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं किया है? तो देखें, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी, इन तीनों पत्रिकाओं का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन इन्होंने नहीं किया है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? भारतेंदु मंडल के लेखक हैं आपके प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। ये सभी आपके भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय आपके नहीं हैं। तो ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि पैरोडी, पैरोडी स्यावा और लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी हैं। किसने लिखी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का काव्य संग्रह है कौन सा? प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, ये सभी क्या है? काव्य संग्रह हैं। किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र के, है ना। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए प्रश्न नंबर 13 पूछा गया है इनमें से नई कविता की विशेषता नहीं है। नई कविता की विशेषता है बौद्धिकता, अतिशय व्यक्तिकता और क्षणवादिता, ये तीनों विशेषताएं नई कविता की हैं। श्रृंगार निरूपण नहीं है। तो बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछा गया है छायावाद शब्द के प्रथम, ठीक है, छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता हैं कौन है? तो ठीक है, मुकुटधर पांडे हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला था। तो 1903 में। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है आधुनिक काल को हिंदी नवजागरण काल कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 17 आपसे पूछा गया है आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा की है। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है छायावादी कविता में नारी यानी स्त्री की छवि किस रूप में है? तो यह पुरुष की प्रेम शक्ति के रूप में। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 19 पूछा गया है कि महाप्राण किस छायावादी कवि के नाम से पहले जुड़ता रहा? तो यह जुड़ता रहा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 20 देखें। पूछा गया है आपसे, और देखो, ठीक है ना, और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। उपर्युक्त पंक्ति में गुण है, कौन सा गुण है? तो माधुर्य गुण है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 21 आपसे पूछा गया, संध्या सुंदरी कविता की विशेषता है, कौन सी विशेषता है? तो प्रकृति की मानवीकरण, खड़ी बोली का प्रयोग और चित्रात्मकता, ये सभी हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे आप सभी लोग, है ना। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखें। पूछा गया है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इस पंक्ति में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? इस पंक्ति में श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। सी ऑप्शन राइट है 22 का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 23 आपसे पूछा गया है। देखें, निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटता नहीं के सूल। इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है? पूछा गया है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, भारतेंदु युगीन कवियों की काव्य भाषा मुख्यतः थी, कैसी थी? ब्रज भाषा की थी। ए ऑप्शन आपका राइट है 25 का। प्रश्न नंबर 26 है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, ठीक है, माना जाता है प्रिय प्रवास को। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। प्रश्न नंबर 27 आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा, ठीक है, इनमें से कौन भारतेंदु युग का कवि नहीं है? भारतेंदु युग के कवि कौन नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं और अंबिका दत्त व्यास, ये तीनों भारतेंदु युग के कवि हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ये नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, उपरोक्त पंक्ति किस कविता की है? यह जो पंक्तियां हैं, यह तोड़ती पत्थर की ये पंक्तियां हैं, याद रखिएगा। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पूछा गया है, रोकहीं जौ तो अमंगल होए, औ प्रेम नसै जय कहें प्रिय जाइए। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? ये पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। प्रश्न नंबर 30 आपसे क्या पूछा गया है? एक सेकेंड, चले। प्रश्न नंबर 30 है कि तार सप्तक का संपादन किसने किया? तार सप्तक का संपादन सच्चिदानंद हीराचंद वात्स्यज्ञ ने किया। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 31 पूछा गया है, प्रयोगवाद का आरंभ किस रचना से माना जाता है? तार सप्तक से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक कविता किसने लिखी है? ठीक है, इस कविता को लिखा है महादेवी वर्मा ने। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। चले, पूछा गया है, कमायनी का दूसरा सर्ग है, कमायनी का दूसरा सर्ग है आशा। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है। देखिए, पूछा गया है, कमायनी में हृदय का प्रतीक पात्र है, कमायनी में हृदय का प्रतीक पात्र कौन है? तो श्रद्धा। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा गया है। देखें, इनमें से कौन सी कविता मुक्तिबोध की है? मुक्तिबोध की कविता है भूल गलती। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 36 पूछा गया है, किंतु हम हैं दीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं, स्रोत सुनी के किंतु हम बहते नहीं हैं। जो उपरोक्त पंक्तियां हैं किस कविता की हैं? ये आपका नदी के द्वीप की है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर आपसे पूछा गया, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, तो थोड़ा और क्लियर दिखेगा। चलें, यहाँ पे पूछा गया आपसे, सुमित्रा नंदन पंत ने जर्जर मान्यताओं के नष्ट होने की बात किस कविता में कही है? तो यह कही है इन्होंने द्रुत झरो जगत के जीर्णोपत्र में। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 37 का। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, प्रथम रश्मि किस प्रकार की कविता है? प्रथम रश्मि ये आपका
प्रकृति चित्रण प्रधान का है? सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। अगला क्वेश्चन 39 नंबर पूछा गया है, बालो तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन छोड़ी अभी से इस जग को। उपरोक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? बताइए। सुमित्रा नंदन पंत की हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 आपसे पूछा गया, सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में निम्न में से कौन सी विशेषता निहित है? तो इनमें चित्रमयी भाषा का प्रयोग है, शिल्प का अधिकाधिक महत्व है और विषय शैलीगत गतिशीलता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, महादेवी वर्मा के काव्य में शामिल तत्व हैं कौन से? दुख की अनुभूति, स्वतंत्रता की कामना, जागरण की चेतना, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा गया, महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषता है कौन सी विशेषता? रहस्यवाद है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर है, जाग तुझको दूर जाना कविता संबोधित है किसको? जीवन संघर्ष के पथ पर अग्रसर पथिक को। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 44 आपसे पूछा गया है कि छायावाद का काल सामान्यतः माना जाता है। छायावाद का काल सामान्यतः कितना माना जाता है? बताइए। 1918 से 1936 तक। बी ऑप्शन राइट है 44 का। प्रश्न नंबर 45 आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सी रचना महाकाव्य है? महाकाव्य कौन सी है? तो कामायनी आपकी महाकाव्य है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 पूछा गया है, महाकाव्य का लक्षण है। महाकाव्य का लक्षण है सर्गबद्धता, कथानक, रस योजना, ये सभी। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया है, समस्या पूर्ति किस काल की कविता में प्रचलित थी? तो यह प्रचलित थी आपकी भारतेंदु युग में। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 48 आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से किस रचना का प्रकाशन सबसे पहले हुआ? तो सबसे पहले आपका इसमें ठीक है, प्रिय प्रवास का। ठीक है ना, किस रचना का प्रकाशन सबसे पहले हुआ? प्रिय प्रवास का। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 48 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 आपका पूछा गया है, प्रगतिवाद काव्य की प्रवृत्ति है कौन सी प्रवृत्ति है? तो शोषितों की दीनता का चित्रण है, शोषक वर्ग के प्रति घृणा है, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण है, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। ये लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया निम्न में से कौन सी विशेषता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के काव्य में नहीं है? धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। अनास्था लिखा है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जो मैंने क्लास आपको रिकमेंड करी है जा करके जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में लिंक है। अगर लिंक नहीं है तो आप हमें मैसेज करिएगा, मैं आपको हिंदी के प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।